दोस्तों, क्या आपको छत्तीसगढ़ की सबसे भूतिया जगहों के बारे में पता है? एक के बारे में तो मैं ही बता देता हूँ। बिलासपुर का तारबहार रेलवे क्रॉसिंग, जिसे बहुत खौफनाक माना जाता है रात के वक्त। भले ही दिन के वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन रात के वक्त यहाँ सन्नाटा छा जाता है। और इसका कारण है साल 2011 में यहाँ पर एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण कई लोग मारे गए थे। और माना जाता है उसके बाद से यहाँ पर ऐसी घटनाएं होने लगी कि रात के वक्त अगर कोई भूला भटका यहाँ पर घूमने लगता है तो उसे ऐसी भयानक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी कुछ ऐसा दिख जाता है जिसे वो कभी भूल नहीं पाता। और आज मैं आपके लिए बिलासपुर के तारबहार रेलवे क्रॉसिंग की एक ऐसी सच्ची भूतिया कहानी लेकर आया हूँ जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है छत्तीसगढ़ के रहने वाले रघु की। साल 2018 में वो बिलासपुर आए हुए थे काम के सिलसिले में। यहाँ पर एक हार्डवेयर शॉप में उन्हें काम मिल चुका था, लेकिन रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो आदर्श नगर में उन्होंने बस्ती के पास एक दुकान हुआ करती थी, जिसे घर के रूप में वो इस्तेमाल करने लगे थे। अब जो दुकान का मालिक था, ये दुकान ऐसी जगहों पर बनी हुई थी कि दुकान कोई भी खरीदना नहीं चाहता था, ना किराए पर ले रहा था। तो वो दुकान का मालिक सोचने लगा कि अब इनका मैं इस्तेमाल करूं तो क्या करूं, मैंने तो गलती कर दी। उसके बाद उसने वो जो शटर थे वहां पर दीवारें लगाई, खिड़कियां लगाई, एक तरफ से निकलने वाला रास्ता बनाया ताकि इसे एक एक कमरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। और लोग इस इलाके को बस्ती के तौर पर देखने लगे। और यहाँ पर कुछ मजदूर, काम करने वाले और भी कई लोग ऐसे एक एक कमरे को किराए पर ले लिया करते। रघु ने भी ऐसे ही एक कमरे को किराए पर ले लिया था। अब ये इलाका ऐसा ही है, आदर्श नगर। भले ही आदर्श नगर को बिलासपुर का हिस्सा जरूर माना जाता है, लेकिन कह सकते हैं एक तरफ से भी ट्रेन की पटरियां निकलती हैं, एक तरफ तो जंक्शन ही है, दूसरी तरफ से भी काफ़ी रेलवे क्रॉसिंग्स हैं। तो ये बिलासपुर से कटा कटा सा इलाका है। और यहाँ पर जो रघु हुआ करते थे, दिन के वक्त तो हार्डवेयर शॉप पर काम किया करते और रात के वक्त वो वापस आते। एक छोटी बाइक उन्हें मिल चुकी थी जहां वो काम करते। उन्होंने पुरानी बाइक रघु को दे दी थी, क्योंकि रघु काम बहुत अच्छे से करने लगे थे। शाम के वक्त रघु दुकान खुद बंद करके वापस आते। वक्त 8 बजे का हो जाता और एक ही कमरा था। यहाँ पास में एक कॉमन बाथरूम था, बाथरूम का इस्तेमाल करना पड़ता और कमरे में ही खाना बनाना पड़ता। तो 8 से 9 उनके बज जाया करते थे। लेकिन वो हेल्थ कॉन्शियस थे कि हार्डवेयर शॉप पर कभी कभी कुर्सी पर बैठे बैठे पूरा दिन निकल जाता है, क्यों ना मैं शाम के वक्त थोड़ी सैर करूं। उनकी उम्र 30 साल थी और अब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। वो कहा करते थे थोड़े रुपए मैं जोड़ लूं, अभी काम अच्छा नहीं है, एक कमरे में मैं रहूंगा तो मेरी बीवी कहाँ पर रहेगी। इसीलिए अभी वो अकेले रह रहे थे और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते थे। तो रघु सोचने लगे कि मैं रात को ही सैर करने के लिए चला जाया करूंगा। तो आदर्श नगर, जहां पर कुछ बस्ती भी बनी हुई है, वैसे यहां पर घर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सैर करने के बहाने जो रघु थे वो आदर्श नगर में घूमने लगे। अब आदर्श नगर में घूमते घूमते कई बच्चे गली में रात के वक्त क्रिकेट खेल रहे। भीड़ भी कई जगह बहुत ज़्यादा लगी होती और रघु को थोड़ा अकेले रहना पसंद था। भीड़ का हिस्सा बनना रघु कभी भी पसंद नहीं करता था। तो पहले 5 से 7 दिन जो रघु था, जब काम से छुट्टी होती तो सामान खरीदता बाजार जाकर। सब्जी मंडी चला जाता, वहाँ से सब्जी वगैरह खरीदनी होती। कपड़े खरीदने के लिए तो समय ज़्यादा हो जाता और कई बार रात के वक्त उसे खाना खाने का मौका तक नहीं मिलता। तो इसीलिए रघु आदर्श नगर में घूमता गया। उसे ये वाला इलाका अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि रेलवे क्रॉसिंग के पार कई टपरी लगी हुई हैं, वहाँ से रात के वक्त कुछ ना कुछ खा लिया करूँगा ना, सैर के बहाने जा हो जाएगा और वहाँ से खाकर मैं चलते चलते घर आ जाया करूँगा। इसीलिए जो रघु था, एक रात आदर्श नगर से निकलकर रेलवे क्रॉसिंग के पार बाकी इलाके में वो जाना चाहता था, जिसे तारबहार चौक कहा जाता है। उस तरफ उसने सोचा मैं जाकर आऊँगा। तो रेलवे क्रॉसिंग से वो गुजरने वाला था। ये दिसंबर का महीना था। अब ठंड के कारण भी कमरे में थोड़ा जकड़ा हुआ था। चलते चलते थोड़ी गर्मी आई, उसे अच्छा लगने लगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी धुंध सी थी, क्योंकि 1-2 दिन पहले बारिश हुई थी। अब जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग के पास से
रघु गुजरने वाला था। उसने वहाँ पर 3-4 भिखारी देखे। अब उनके टांगें सही से नहीं थी, चल नहीं पाते होंगे, एक की बाजू थोड़ी टेढ़ी थी। ऐसे 4 बैठे हुए, मांग नहीं रहे थे लेकिन देखने में भिखारी ही लग रहे थे। और जो रघु था वैसे लोगों की थोड़ी बहुत मदद किया करता था, लेकिन इस बार उसके पास उतने ही रुपए थे जिससे वो कुछ खा पाता। वो चारों रघु की तरफ देखने लगे थे और रघु ने थोड़ी नजरें चुराई, आगे की तरफ बढ़ने लगा। इस तरह रेलवे क्रॉसिंग करके वो आगे की तरफ तारबहार की तरफ चला गया। तो आगे जाकर कुछ टपरी लगी हुई थी, वहां पर वो खा पी कर 10:30 बजे वापिस आ रहा। भीड़ ज्यादा होने के कारण समय ज्यादा लग चुका था। अब उस जगह सस्ता मिलता था तो भीड़ भी ज्यादा हुआ करती थी, लोग खाने के लिए आए होते। तो वापिस भी उसी क्रॉसिंग से वो कर रहा। तभी उसने एक चाय की टपरी वाला देखा। अब चाय की टपरी वाला जो कि बैठा हुआ था, पहले यहाँ पर उसे वो नज़र नहीं आया, ध्यान ही नहीं दिया था, उसे तो आगे जाना था। लेकिन अब वो चाय की टपरी वाला जिसने छोटी सी चाय की टपरी लगाई हुई, नीचे छोटा बेंच लगाया हुआ था, उस भिखारियों से काफ़ी आगे। तो वहाँ जैसे ही उसने रघु को देखा तो सामान समेटना शुरू कर दिया। और रघु को लगा था कि मैं चाय पी ही लेता हूँ, तो रघु जल्दी जल्दी चल कर आया। अरे भैया रुकना, एक चाय बनाना। उस आदमी ने कहा नहीं, दुकान बंद करने का समय हो गया है। तो रघु को लगा यार मैंने थोड़ी देर कर दी, भाई बना देना देख। उसने कहा नहीं भाई देर हो चुकी है, मुझे भी घर जाना है। तो रघु ने कहा ठीक है तू भी जा यार, देर हो गई, 10:30 हो चुके हैं, मुझे भी कल सुबह जल्दी जाना है, तो जल्दी घर की तरफ निकलता हूँ। तो वो वहाँ से भागने लगा। भागते भागते रघु घर आया, अगले दिन काम पर गया। रूटीन उसने सोचा था मैं ऐसे ही बनाऊंगा, आते वक्त जो ज़रूरी सामान है वो ले लिया करूंगा, खाना मैं घर में नहीं खाया करूंगा। रात के वक्त उस तरफ अच्छी रोटी मिलती है, सब्जी मिलती है और सस्ते में मिलती है। कई बार राजमा चावल 20 रुपए की प्लेट मिल रही है, तो वहाँ से खा लिया करूंगा यार, कौन झंझट ले घर बनाने की। तो ऐसे ही रात के वक्त 9 बजे फिर से वो क्रॉसिंग करके उस तरफ से जाने वाला था और उसने देख लिया था वो 4 भिखारी वहाँ पर बैठे हुए हैं और उसके पास रोटी थी जो दोपहर की बची हुई थी। रात के वक्त गर्म करके खाना नहीं चाहता था, तो उसने सोचा मैं उन्हें दे दूंगा, उनके किसी काम आ सकती है, नहीं खाएंगे तो फेंक देंगे, उनकी मर्जी। तो ऐसे रघु ने वहाँ पर एक लिफाफे में रोटी एक भिखारी को दी। अब वो भिखारी, बड़ी कमाल की बात थी, जब कोई मांग रहा हो उसे कुछ मिल जाए, कम से कम खुशी तो होती है ना। ऐसे तो नहीं कि आप किसी भिखारी को रोटी दें या कुछ भी दें तो वो बिल्कुल जैसे हरकत ना करे, ना खुशी दिखाए ना गम दिखाए। वो भिखारी ऐसा लग रहा था। रघु ने जब वो रोटी उसके आगे रखी कि अंकल ये ले लो, मेरे पास बस इतना ही है, दोपहर की है, पुरानी नहीं है ताज़ा ही। उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाए। वो जो 3 आदमी थे उन्होंने तो मुड़कर देखा तक नहीं। उसके बाद रघु ने वो सामान रखा। अब रघु उन्हें कुछ दे रहा था, मदद कर रहा था, और शर्मिंदगी भी रघु को महसूस होने लगी कि यार मैंने तो उनकी मदद की, कोई धन्यवाद वगैरह कुछ नहीं कहा उन्होंने, आगे से मैं नहीं दूंगा। कई होते हैं ऐसे अड़ियल, नहीं मांगना चाहते तो नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद जो रघु था आगे बढ़ने लगा और उसने चाय की वो टपरी देखी। 9 बजे का वक्त था, तो रघु को लगा पहले मैं चाय पी लेता हूँ, वापिस आते वक्त बहुत देर हो जाती है, वैसे भी आज क्रेविंग सी हो रही है, चाय पी ही लेता हूँ। रघु जैसे ही उस टपरी वाले के पास गया, उसने जल्दी से ढक्कन लगाया, छोटी सी टपरी बनाई हुई थी नीचे रखी हुई, कहने लगा अरे नहीं नहीं आज सामान खत्म हो गया है, चाय नहीं है। रघु को देखते ही उसने ये कह दिया, जैसे बस इसी का इंतजार कर रहा हो कि कोई ग्राहक आए मैं उसे मना करूं। रघु देखने लगा, ये क्या भाई, मुझे देखकर बंद कर देते हो। उसने कहा समय हो गया है, मुझे भी घर जाना है। फिर रघु आगे बढ़ गया, क्रॉसिंग करके वो आगे निकला, आगे कुछ खा पी कर आ रहा। वक्त 10 बजे का हो चुका था, 10 बजे वो वापस आ रहा। तो वापस आते वक्त उसने वो टपरी वाला सबसे पहले देखा। अब टपरी वाले को जैसे ही उसने देखा तो रघु को थोड़ा गुस्सा आया कि नहीं पिलाना चाहता तो मना कर दे भाई, ऐसे क्यों कहता है कि मैं जाने वाला हूँ, 10 बजे तक तू वहीं पर बैठा हुआ है, मैं जाऊँगा, फिर से ये मना कर देगा। रघु उसकी तरफ बढ़ने लगा, उसने जल्दी से ढक्कन लगाया और कहा तो कुछ नहीं। रघु पास से निकल गया और इतने में वो जो डिब्बा था ना उसे उठाने लगा था। रघु मुस्कुराया, ये मुझे देखकर ना सामान इकट्ठा कर लेता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये चाय नहीं बेचना चाहता, ये कुछ और करता है।
और रघु ने इतना सुना हुआ था कि ये बिलासपुर शहर ना बड़ा शहर है, यहाँ पर कुछ गलत लोग भी रहते हैं जो गलत काम करते हैं, कुछ नशा बेचने वाले या इलीगल काम करने वाले लोग भी बड़े शहरों में होते हैं। तो उसे लगा कुछ ऐसा ही होगा, मैं इस झंझट में नहीं फंसूंगा, चुपचाप आगे की तरफ निकल जाऊंगा। फिर जो रघु था उसने वो भिखारियों को देखा और उसे वो जगह थोड़ी शांत लगी थी। उसे लगा अब थोड़ी सैर इस तरफ कर ही लेता हूँ, खाना खाकर आया हूँ, चलकर घर जरूर जाऊंगा, थोड़ा ज़्यादा चलूँ। कल ना छाती में थोड़ा दर्द होने लगा था, इसीलिए रघु वहाँ पर थोड़ा घूमने लगा। रेलवे क्रॉसिंग के पास खाली सी जगह थी और वो खाली जगह पर घूमना पसंद करता था। उसे ये नहीं पता था कि ये जो क्रॉसिंग है इसे भूतिया क्रॉसिंग कहा जाता है। साल 2011 से, वो तो 18 में आया था और उसे इस शहर के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। तो जहाँ दुकान पर वो काम भी करता था वहाँ भी नहीं बताया था कि वो किस इलाके में रहता है, कहाँ से निकलता है। तो ऐसे जो रघु था उस जगह घूमता गया। अब घूमते घूमते हल्की हल्की धुंध थी उस समय, दिसंबर के अंत का ये हिस्सा था। तो यहाँ जनवरी में धुंध पड़ती है, यहाँ उसे दिसंबर में भी ठंड में थोड़ी थोड़ी धुंध महसूस हो रही थी। खुला इलाका होगा इसीलिए। तो आगे उसने एक औरत को देखा जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। अब रघु जिस तरफ आगे बढ़ रहा था ना, वो उस तरफ से करीब आ रही। तो रघु ने अपनी नज़रें थोड़ी नीचे की। अब वो ताड़ना नहीं चाहता था, वो तो बस सैर करना चाहता था, किसी मुसीबत को भी गले में नहीं डालना चाहता था। तो ज़्यादातर औरतों लड़कियों को देखकर वो नज़रें थोड़ा मोड़ लिया करता कि बेवजह मैं ऐसे देखूंगा, सामने गले ना पड़ जाए कि तू घूरता है, तू ताड़ रहा है। कई लड़कियां होती हैं ऐसे बेवजह बात का बतंगड़ बनाती हैं, और ऐसी जगह पर वो नहीं चाहता था कुछ ऐसा हो। लोग पीटने के लिए बेवजह आ जाते हैं। तो उसने कहा नज़रें ही इस तरफ कर लूँगा। तो सामने से चलने की आवाज़ आई। अब देखिए, आप अपनी आंखों को ऐसे कर लेंगे, नीचे कर लेंगे, लेकिन इतना तो महसूस होता है ना कि कोई सामने से आ रहा है, ऐसे निकल कर गया है। तो चलने की आवाज़ हुई, लेकिन जो रघु था उसने ऐसे निकलता करीब से कोई महसूस नहीं किया। एकदम से ऊपर की तरफ देखा कि पीछे कहीं चली गई। जब पलटकर पीछे देखा तो वो इस तरफ जा रही थी। करीब से निकल कर कब गई उसे महसूस नहीं हुआ। आवाज़ ज़रूर आई, पहले दूर से आई फिर पीछे से आई, लेकिन इस जगह से वो निकल कर ही नहीं गई। आप ऐसे देखेंगे, कितना नीचे देखेंगे, पता लग जाएगा ना कोई निकल कर गया। रघु एक बार के लिए थोड़ा सा हैरान हो गया। फिर आगे वो राउंड लगाकर जब वापस आ रहा था, वो औरत फिर से उस तरफ जा रही। अब उस औरत ने भी मुंह नीचे की तरफ किया हुआ था, तो बाल ज़्यादातर आगे आए हुए। रघु ने फिर से आंखें नीचे कर ली और फिर से वैसा ही हुआ। रघु को वो औरत करीब से निकलती हुई महसूस नहीं हुई, और उसने सफ़ेद कपड़े ऐसे पहने हुए थे जैसे विधवा हो, और थोड़े थोड़े सफ़ेद बाल भी थे। ज़्यादातर काले थे, लेकिन फिर भी कुछ सफ़ेद महसूस हो रहा कि उससे कोई 5 से 10 साल बड़ी होगी। 40 साल की ये औरत लग रही है। करीब से महसूस नहीं हुई, एकदम से पीछे से आवाज़ आना शुरू हो गई कि वहाँ चल रही है। निकल कर कब गई, छोटी सी तो जगह थी। पीछे मुड़कर देखा, वो पीछे थे। तो रघु आगे बढ़ने लगा। फिर थोड़ा सा हैरान हो गया, ये क्या करीब से निकल रही है। फिर एक बार दिमाग में भी आया कि कई बार ना रात के वक्त सफ़ेद कपड़ों में भूत नजर आते हैं, लेकिन वो भूतों से कोई डरता नहीं था। उसे पता था कि कहीं पर कुछ ऐसा अगर हमें नज़र भी आता है, या तो हमारी आंखों का धोखा हो सकता है, या हम बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, तब ऐसा कुछ हमारा दिमाग हमें दिखाने लगता है जिसे हम भूत का रूप कहने लगते हैं। तो उसके ख्याल में ये भी आया कि 30 साल की उम्र हो चुकी है। वैसे वो सोचता रहता था कि शादी होगी या नहीं, कब कुछ रुपए कमा पाऊंगा ताकि शादी के योग्य हो पाऊं, लेकिन वो हालात बन ही नहीं रहे हैं। कहीं इसलिए तो नहीं मुझे रात के वक्त ऐसे औरतें नजर आने लगी हैं। तो हंसता हंसता घर चला गया। इसके बाद अगले दिन भी रघु 9 बजे वो तार बहार चौक की तरफ जा रहा, क्रॉसिंग के करीब से निकल रहा, उसे वो भिखारी वहां पर नजर आए। चाय की टपरी वाला भी वहीं पर नजर आया, और इस बार रघु को लगा कि मैं रुकूंगा, चाय तो पी कर जाऊंगा, देखता हूँ ये चाय बनाता है या नहीं बनाता। थोड़ा मजाक के मूड में था, इसीलिए वो चाय वाले उस आदमी के पास रुका, और जैसे ही उसने रघु को देखा जल्दी से ढक्कन लगाने लगा। रघु समझ गया चाय तो ये बेचता नहीं, बैठा होता है। अब दिन के वक्त जो रघु था ना, इस तरफ से नहीं आता था।
जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ एक ही रेलवे क्रॉसिंग नहीं है आदर्श नगर की तरफ जाने के लिए, दूसरी तरफ से भी है। तो वो जो दुकान हार्डवेयर की है जहाँ पर वो काम किया करता था, उसे मेन बाजार कहते हैं। मेन बाजार की तरफ जाने का दूसरी तरफ से भी रास्ता है, तो उस तरफ से बाइक लेकर जो रघु था वो जाया करता था। रात के वक्त जो करीब जगह है वो वहीं पर जाएगा ना, बाइक लेकर दूर थोड़े ना जाएगा। पेट्रोल भी बचाना चाहता था, ज़्यादातर चलना चाहता था, तो रात को इस तरफ से निकलता और रात को उसका ध्यान पड़ता, भाई ये जो चाय की टपरी वाला है ये गलत बंदा है, आज मैं बात करूंगा। तो रघु उस आदमी के पास पहुंचा। वो जिस तरह से सामान समेट रहा था, रघु ने कहा, भाई देख, मैं चाय पीने के लिए नहीं आया हूं, वैसे ही खाली खाली जगह है, मौसम थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठंड ज़रूर है लेकिन चलते चलते शरीर गर्म हो चुका है। ये जगह तुम्हें भी अच्छी लगती है, कितनी कमाई कर लेते हो, काम अच्छा होता है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर मैं भी कोई काम शुरू कर दूँ, लेकिन यहाँ पर भीड़ तो होती नहीं। अब वो आदमी भी रघु से थोड़ी बात करने लगा और रघु को कहने लगा कि यहाँ कम ही लोग आते हैं, दिन के वक्त तो भीड़ होती है लेकिन फिर भी रात के वक्त भी कुछ लोग आ ही जाते हैं। ठंड का माहौल है तो इसीलिए रात के वक्त भी मैं चाय लगाता हूँ, तो कुछ बिक्री हो जाती है। तो रघु ने कहा कि भाई मुझे चाय कब पिलाओगे, मेरी तो किस्मत ही नहीं है कि तुम्हारी चाय पी पाऊँ। वो मुस्कुरा कर कहने लगा, भैया आप जब भी आते हो तब तक मैं सामान उठाने वाला होता हूँ। फिर रघु ने कहा, चल यार, नहीं पिलाना चाहता तो ना पिला, जैसा काम तेरा वैसा ठीक, लेकिन क्या मैं यहाँ पर रुक कर तुझसे कुछ बात कर सकता हूँ, या उसके भी तू चार्ज करेगा, या बात करने से पहले भी निकलने के बारे में सोचेगा। वो हंसने लगा था। रघु उससे थोड़ी बातें करने लगा। इतने में रघु ने वो 4 भिखारियों के बारे में पूछा कि ये रात को क्यों बैठे होते हैं, इन्हें ठंड नहीं लगती, एक तो इनके पास कोई कंबल नहीं होता, पतले से कपड़े पहनकर ये बैठे होते हैं, और रात को जब कोई यहाँ से निकलता ही नहीं तो ये किसके इंतज़ार में बैठे रहते हैं, क्या रात ये यहाँ खुले में गुजारते हैं। इस पर वो टपरी वाला कहने लगा, मुझे इनके बारे में नहीं पता, मैं निकल जाता हूँ लेकिन तब तक ये यहीं पर होते हैं, और सुबह सुबह यहाँ से ये निकल चुके होते हैं, दोपहर से बाद कभी मुझे नज़र आते हैं, ज़्यादा कुछ मुझे नहीं पता। तो वो टपरी वाला भी उनके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता था। अब रघु को बात करनी थी, कोई तो मिले भाई बात करने वाला, कोई जान पहचान वाला है ही नहीं। वहाँ आदर्श नगर में पीछे बस्ती है, बस्ती वाले कुछ लोग हैं जिनसे वो बात करना पसंद नहीं करता था, उन्हें अच्छा नहीं समझता था। कुछ ऐसे हैं अमीर, वो रघु से बात करना नहीं चाहते थे। तो कोई तो मिले बात करने वाला जिसके साथ मैं घूम पाऊँ या बस घूमते वक्त बात ही कर पाऊँ। तो रघु उससे थोड़ी बातें करने लगा, उसके बारे में पूछने लगा। अब इतने में उसे सामने सफ़ेद कपड़ों में वो औरत नजर आई, धुंध को थोड़ा चीरती हुई। सफ़ेद कपड़े थे, धुंध भी सफ़ेद थी, वहाँ लाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन धुंध के कारण सही से नज़र नहीं आ रहा। इतना पता लग गया था कि वो सफ़ेद कपड़ों वाली औरत है जो पहले भी रघु को नजर आई थी, और रघु को थोड़ा अजीब लगी थी। तो रघु ने उस टपरी वाले से ये पूछा, भाई वो औरत तुझे नजर आ रही है, क्या विधवा है, सफ़ेद कपड़े पहनकर रात को अकेले घूमती है। टपरी वाले ने ऐसे पीछे मुड़कर देखा, फिर वो हैरान हो गया। टपरी वाले ने रघु को कहा, भैया उस तरफ मत जाया करो, वो औरत कुछ लोगों को नजर आती है, मुझे लगा था आपको नजर नहीं आई होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं नजर आती, लेकिन जिन कुछ को वो नजर आती है, याद रखिए वो जिंदा नहीं है, वो भूत है। इस पर जो रघु था हंसने लगा, अरे यार अब मजाक मत बनाओ, ऐसे कोई भूत थोड़े ना होते हैं जो ऐसे नजर आते हैं, भूत तो डरावने होते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे उड़ते हुए आते हैं जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। तो रघु मजाक बनाने लगा था, लेकिन वो टपरी वाला कहने लगा, भैया इन बातों पर मजाक नहीं करते, हो सकता है आपके साथ कुछ बुरा कर दे, आप उस तरफ मत जाइएगा। लेकिन रघु बात मानने वाला नहीं था। उसके बाद उसने चाय तो पिलाई नहीं, कुछ बातें ज़रूर की, जिसके बाद रघु ने पूछा कि आगे क्या क्या मिल सकता है। उस टपरी वाले को ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। इस पर रघु थोड़ा सा हैरान हो गया था कि ये चाय का काम करता है, क्या पक्का यहाँ पर टपरी लगाता है। पता तो इसे कुछ नहीं है, ना उन भिखारियों के बारे में पता है, ना आगे के बारे में पता है, बस उस औरत के बारे में ये कहे जा रहा है कि वो भूत है, उस तरफ नहीं जाना, भाड़ में जाए, मैं आगे कुछ खा पी कर आता हूँ। भूख लगी थी, 9:30 इसी जगह पर उसे हो चुके थे, तो आगे खाकर आया। इस बार वक्त 10:30 से ज़्यादा का हो चुका था और वो जल्दी जल्दी चलकर वापिस आ रहा और हैरान हो गया, टपरी वाला भी वहीं पर था। तो रघु ने
इशारा करके कहा। भाई अब समेटना शुरू कर रहे हो, जब मैं निकलता हूँ तब समेटना शुरू कर देते हो। अब ये मत कहना इतनी देर से क्यों बैठे थे, चाय तो तुम्हारे पास है नहीं, सब कुछ तो खत्म हो गया है, तो इतनी देर से क्यों बैठे थे। ये बात सुनने के बाद वो जो आदमी था ना ऐसे गुस्से में घूरने लगा था। जवाब कुछ नहीं दिया, ना वो मुस्कुराया। रघु को ऑकवर्ड फील होने लगा। फिर जो रघु था उन भिखारियों के आगे से गुजरा, वो चारों भी घूरने लगे थे। रघु चुपचाप निकल रहा और एक तरफ जहां वो घूम रहा था पिछले दिन, वहां खड़ी वो औरत नजर आई। अब उस औरत ने पीठ इस तरफ की हुई थी, बढ़ नहीं रही थी आगे की तरफ, पीठ इस तरफ करके ऐसे ही वो खड़ी थी। रघु वहां से निकला और पहली बार रघु को महसूस हुआ जैसे इतना चला है, गर्मी चढ़ी हुई है, अचानक जैसे शरीर में ठिठुरन सी पैदा हुई। जब वो उस जगह से निकल गया उसके बाद सब कुछ ठीक सा हो गया। फिर वो घर आया, उसके बारे में उसने ज़्यादा सोचा ही नहीं। और अगले दिन वो काम से थोड़ा जल्दी आ चुका था, रविवार का दिन था, इस बार थोड़ा कम करना पड़ा। रविवार को भी सुबह थोड़ा जो सामान आया होता हार्डवेयर का उसे दुकान में अनलोड करना होता, रखना होता, तो जल्दी छुट्टी हो जाती, ये बताया गया था। अब ऐसे करते करते 2-3 बज गए थे। दोस्तों के साथ मस्ती करने लगा तो करते कराते 7 बज चुके थे। 7 बजे वो वापस आया था। अब खाना खाने का उसका ज़्यादा मन नहीं था कि दोपहर को ज़्यादा खाया, अच्छे वाला खाया पेट भर कर, रात को नहीं खाऊंगा, पेट निकल आएगा वरना। तो जो रघु था 7 बजे, अभी 7 बजे अंधेरा ज़रूर हो चुका था, लेकिन अब लोग अभी घूम रहे थे रास्ते पर। रघु इतने में चलता चलता वो रेलवे क्रॉसिंग के सामने से निकलना चाहता था कि आज ज़्यादा समय है मेरे पास, दूर घूम कर आऊँगा, देख कर आऊँगा, कोई काम की जगह मिलती है, कोई सस्ती टपरी मिलती है जहाँ पर रात के वक्त खाने का कोई अच्छा जुगाड़ हो पाए, अलग चीज़ खाने को मिल जाए, कहीं वड़ा पाव मिल जाए, कोई पाव भाजी मिल जाए, यहाँ पर तो रोटी वगैरह ही मिलती है। तो वहाँ से जब वो निकल रहा, ना उसे वो 4 भिखारी नज़र आए, ना वो चाय की टपरी वाला नज़र आया। कई बाइक वाले उस क्रॉसिंग से निकल रहे थे, एक तरफ उसे धुंध भी नजर नहीं आई। वैसे कई जगह रात के वक्त धुंध पड़ा करती थी, कई जगह नहीं पड़ती, इस समय नहीं पड़ती, जनवरी में पड़ा करती थी, लेकिन रात के वक्त जब 9-10 बजे होते तब यहाँ पर काफ़ी धुंध होती। आदर्श नगर वो तो खास इलाका था, रिहायशी इलाका, उस तरफ धुंध नहीं होती, जैसे बस यहीं पड़ रही थी। रघु को कोई भी नहीं मिला था, जिसके बाद रघु घूमता रहा। 9 बजे वापस आ रहा था, चाय की टपरी वाला भी वहीं पर था, 4 भिखारी भी वहीं पर थे और दूर सफ़ेद कपड़ों में उसे घूमती हुई लड़की भी मिली। तब जो रघु था सोचने लगा था, यार कुछ तो गड़बड़ है, एक तो मुझे भिखारी भी गड़बड़ वाले लगते हैं, इनके साथ मिले हुए लगते हैं, ये मांगने के लिए नहीं बैठते, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि ये भिखारी हैं, जो रुचक्के ना हो, और ये भी किसी का इंतज़ार करता है, पता करूँ तो कैसे करूँ। तो रघु के मन में क्यूरोसिटी घूमने लगी कि इनके बारे में पता करना है। जब सामने से रघु निकल रहा था, रघु ने टपरी वाले से बात नहीं की, टपरी वाला मुस्कुरा रहा था, रघु मुस्कुराया नहीं, रघु ने नजरें ही घुमा ली। कल रात से वो थोड़ा गुस्से में था, इसीलिए भिखारियों के सामने से निकल गया, उस जगह से आगे निकला और सोचने लगा, एक राउंड में दोबारा लगाऊंगा, थोड़ी देर बाद आता हूँ। तो घर नहीं गया, आदर्श नगर में एक खाली जगह बेंच लगा हुआ था, वहाँ पर बैठा। 20 से 25 मिनट वो बैठा रहा, थोड़ी ठंड लगने लगी, फिर उसने सोचा फिर से उस तरफ घूम कर आता हूँ, देखता हूँ ये करते क्या है, खंबे के पीछे छिप कर देखूंगा, क्या ये बैठे रहते हैं या हरकत भी करते हैं। तो जब रघु आगे की तरफ गया, जहाँ वो लड़की राउंड लगा रही थी वो मौजूद नहीं थी, शायद वो जा चुकी होगी, लगता तो नहीं कि इनके साथ मिली होगी, क्योंकि वो सैर करने के लिए आती है, कोई विधवा होगी, भूत वूत कहकर वैसे ही डराते रहते हैं, कहानियां बनाते रहते हैं। तो एक खंबे के पीछे छिप चुका था रघु, करीब से उन भिखारियों को ऐसे देखे जा रहा। वो बातें नहीं कर रहे थे, ऐसा लग रहा जैसे ही बस सन्न है या नींद में है, आंखें खुली हैं और नींद में ऐसे बैठे हुए। जो टपरी वाला है वो भी किसी का इंतजार कर रहा है। बीच बीच में से कुछ बाइक निकलती, एक साइकिल वाला निकल कर गया, कोई नहीं हिला, वो टपरी वाला भी ऐसे बैठा हुआ, किसी खास का इंतजार कर रहा, लेकिन वो खास कभी नहीं देखा था जो रघु था उसने। आते भी ये रात को ही हैं, वो चाय बेचने नहीं आता, ये भीख मांगने नहीं आते,
काम इनका कुछ अलग है। कोई तो आए, कोई तो इनसे बात करे ताकि मुझे भी पता लगे। अब जो रघु था वो तो इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा, इनसे कुछ लेगा, नशीली चीज लेगा, या स्मगलिंग करने वाले लगते हैं, कहीं ऐसा ना हो लूटपाट करने वाले हों, या कहीं बच्चा उठाने वाले तो नहीं, ऐसे कोई बच्चा यहाँ से निकल कर गया, या आदर्श नगर से किसी बच्चे को उठाने वाले हों। देखूंगा, पता लगा कर रहूंगा, छिपा रहूंगा मैं तो वो छिपा रहा आधे घंटे तक। और आधे घंटे बाद वहां से एक गाड़ी निकली थी। अब सोच कर देखिए, पीछे एक तरफ बहुत ज्यादा धुंध, रेलवे क्रॉसिंग के दूसरी तरफ जरा भी धुंध नहीं, जैसे इस तरफ धुंध किसी चीज के कारण पैदा हो रही हो। और रघु को काफी अजीब सा लगने लगा था। ठंड भी इस जगह बहुत ज्यादा लग रही थी। फिर रघु उस गाड़ी को देखने लगा जिसकी हेडलाइट्स जब वो चाय की टपरी वाले पर पड़ी, एक बार के लिए वो जगह उसे खाली नजर आई। कोई कहीं पर बैठा हो, उस पर लाइट पड़े तो वो ज्यादा साफ दिखना चाहिए या गायब हो जाना चाहिए कि नजर ही ना आए। फुल लाइट में ना वो चाय की टपरी वाला नजर आ रहा था, ना वो 4 लोग नजर आ रहे थे, वो तो गायब ही हो गए थे। गाड़ी निकल कर गई। जब निकल गई गाड़ी, फिर से वो दिखने लगे। वो अंधेरे में दिख रहे थे, इतनी ज्यादा रोशनी में नजर ही नहीं आ रहे थे। एक बार के लिए दिल बैठा बैठा जा रहा था रघु का। रघु इन बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब उसने आंखों से देखा और उसे लगने लगा, भाई उस औरत के बारे में ये कहते हैं, ये मुझे भूत लगता है टपरी वाला, ये चारों भी भूत लगते हैं। उसका दिमाग बहुत तेजी से चलने लगा। फिर उसे लगा, भाड़ में जाएं ये लोग, मुझे यहाँ से निकलना होगा, चुपचाप निकलो, दोबारा मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा, बाइक लेकर आगे चले जाया करूंगा, रुकना मुझे बिल्कुल नहीं है। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसने वो औरत को देखा जो सफेद कपड़ों में खड़ी थी। अब उसकी पीठ इस तरफ थी, मुंह दूसरी तरफ था, क्योंकि एड़ियों से साफ था, क्योंकि एड़ी इस तरफ थी तो पंजे दूसरी तरफ, तो मुंह दूसरी तरफ होगा, बाल पीछे थे। जैसे ही जल्दी से निकलने वाला था रघु, उसने पीछे से जैसे ऐसे बालों को ऐसे किया, उसका मुंह पीछे की तरफ था, पीठ की तरफ मुंह था उसका। इतना काफी था रघु को डराने के लिए। रघु चीखा और नीचे गिर गया। अब वो पीछे नहीं भागा, बल्कि आगे की तरफ भागा, जिस तरफ वो भिखारी थे और वो टपरी वाला था। रघु उनके सामने से निकला था। वो ऐसे ही देखते रहे, ना उठे ना उन्होंने हरकत की। वो टपरी वाला भी ऐसा का ऐसा ही भाग कर क्रॉसिंग के पार चला गया था जो रघु था। पहले तो चीख रहा, डर रहा। कुछ लोगों ने देखा, कुछ को लगा कि शराब पी होगी, कैसी हरकतें कर रहा है, नाली में गिर रहा है, और रघु ने किसी को बताया भी नहीं। लेकिन उस जगह से दूर निकला भाई, घूम कर इतनी दूर से लिफ्ट ली कहीं और से, तो दूसरी क्रॉसिंग से आदर्श नगर वापस आया था। इस तरह वो घर पहुंचा। किसी से बात नहीं की उसने, और उसके बाद दोबारा वो उस क्रॉसिंग से रात के वक्त निकला ही नहीं। अब रात के वक्त तो क्या निकलता, दिन के वक्त नहीं निकलता। अगर कोई ज़रूरी बात ना हो तो उस तरफ वो जाता ही नहीं। उसे था भाई बाजार की तरफ बाइक लेके चला जाऊंगा, रात को ऐसी जगह से नहीं निकलना। पहले उसे इसके बारे में पता नहीं था। उसे लगा ये जगह भूतिया है, किसी को पता नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे उसे पता लगने लगा, तार बहार रेलवे क्रॉसिंग, इसे भूतिया कहा जाता है। और यहाँ पर साल 2011 में एक हादसा हुआ था जिसमें माना जाता है कि 18 लोग मारे गए थे। और कई लोग जो रात के वक्त यहाँ से निकलते हैं, अकेले भी निकलते हैं, तो किसी को कभी कभी तो कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यहाँ पर कभी औरत नज़र आती है, कुछ लोग नज़र आते हैं, कुछ को खून के धब्बे नज़र आते हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें सड़क पर जैसे आग लगी हो ना, धुआं निकल रहा हो सड़क से, ऐसा नज़र आता है। लेकिन हर किसी को ऐसा नज़र नहीं आता। जैसे 4-5 लोग अगर इकट्ठे हैं तो कुछ को ये नज़र आ रहे होते हैं, कुछ को कुछ भी नज़र नहीं आता। ऐसी घटनाएं यहाँ पर होती हैं। और अब माना जा रहा है कि ये जो रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ से ओवरब्रिज बनाया जा चुका है और इस रेलवे क्रॉसिंग का अब इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन साल 2018 में तो रघु के साथ कुछ भयानक हुआ था ना। दुकान पर जब रघु ने अपने साथियों के साथ ये बातें शेयर की तो उसे इसके बारे में पता लगा था कि यहाँ पर कुछ छोटे मोटे और भी कई हादसे हुए हैं जिसमें कुछ लोगों को चोट लगी। और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि उनको चोट सिर्फ इसलिए लगी क्योंकि उन्हें ये सब नजर आया। जैसे कोई बाइक वाला अचानक कुछ सामने आ जाए जो अजीब हो तो दुर्घटना होने के चांस ज़्यादा होते हैं।
बाकी रेलवे क्रॉसिंग है और हम भारतीय हैं और रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक लगे भी हों तो फिर भी ज़बरदस्ती नीचे से निकलने की कोशिश करते रहो तो ऐसे छोटे मोटे हादसे भी हो ही जाते हैं जिसमें चोट लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इस जगह को भूतिया माना जाता है। भले ही ओवरब्रिज बना दिया गया हो लेकिन अब भी कुछ लोग नीचे से निकलते हैं। आसपास रहने वाले यहाँ कुछ ऐसा महसूस करते हैं। तो दोस्तों अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ और ढूंढ कर आपके लिए कहानियाँ लेकर आता हूँ ताकि आपका मनोरंजन कर पाऊँ, आपकी जानकारी बढ़ा पाऊँ और आपको थोड़ा सा डरा पाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।